तो आज अपने को पढ़ना है मौर्य वंश का मध्य प्रदेश में कंट्रीब्यूशन, कि मौर्य वंश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं है ना या रचनाएं अभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो पहले मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, आपको कोई जानकारी कि मौर्य लोगों ने मध्य प्रदेश में क्या क्या वर्क करे हैं? तो थोड़ा एक बात क्लियर कर दूं। देखिए, एक आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत में मौर्य वंश, है ना, कि मौर्यों का उद्गम कैसे हुआ, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे, बिंदुसार हो गए, मौर्य शासक सम्राट अशोक और सभी शासक आखिरी तक, है कि नहीं। लेकिन अपन यहां क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मौर्य वंश। तो अपन वो सारी चीजें कवर करेंगे जो मौर्यों ने मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, जो मौर्यों से क्या करेगी, मध्य प्रदेश का संबंध बरसाएगी। दो चीजें हैं, एक मौर्य की हिस्ट्री पढ़ना और दूसरा मध्य प्रदेश में मौर्य वंश। अपन पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे कि मौर्य वंश A to Z क्या था, है ना, बिंदुसार से लेकर या पूरे A to Z जो सभी बातें, वो फैक्ट्स नहीं, मध्य प्रदेश में क्या क्या रहा इनका कंट्रीब्यूशन, है कि नहीं। तो देखिए, शुरुआत अपन करें तो सबसे पहले एक आपको मैं छोटा सा बता देता हूं। सम्राट अशोक जो थे वो किंग बनने के पहले, सम्राट बनने के पहले उज्जैन के क्या थे, गवर्नर, राज्यपाल थे। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी कि सम्राट अशोक जो तो खुद वो क्या थे, उज्जैन के गवर्नर थे। आपने ये बात सुनी है कभी पहले? फिर अच्छा, एक और फैक्ट आता है कि सम्राट अशोक ने जो है वो विदिशा के एक व्यापारी, उनकी लड़की श्री देवी के साथ में क्या करा था, विवाह किया था। ये सुना है आपने कभी? कभी सुनने में नहीं आया? चलो अपन अब पढ़ लेंगे। ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जिला आता अशोकनगर। तो यहां पर उसका नाम क्यों रखा गया कि कभी सम्राट अशोक ने उस स्थान पर हॉल्ट किया था, कुछ दिनों के लिए वो रुके थे। तो बाद में उनके रिस्पेक्ट में उनका उस जगह का नाम क्या रख दिया गया, अशोकनगर। सही है ना, चंदेरी आता है, ऐतिहासिक जगह। तो ये ध्यान रखना। तो मौर्य लोगों के साथ या मौर्य किंग्स के साथ में मध्य प्रदेश का काफी संबंध रहा है कि नहीं। चलिए, तो अपन शुरुआत करते हैं। लिखिए, सम्राट अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन के गवर्नर रहे थे। उज्जैन के क्या रहे थे, गवर्नर। इन्हें देखिए, राजा बिंदुसार ने जो है विद्रोह दबाने के लिए भेजा था और इन्होंने सक्सेसफुली वहां के विद्रोह को दबाया और बाद में क्या हुआ, इन्हीं को वहां का गवर्नर बना दिया गया। तो सम्राट बिंदुसार ने इनको भेजा था। तो पहला तो ये फैक्ट याद रखना। एक और लिख ही लेते हैं, लिख लीजिए। सम्राट अशोक ने विदिशा के व्यापारी श्री देवी, या इन्हीं को श्री देवी को बोला जाता है, कुमार देवी या महादेवी, एक ही पर्सन है सब, कुमार देवी या महादेवी से विवाह किया था। कुमार देवी या श्री देवी, ये तीनों एक ही महिला के नाम है, ठीक है ना, विवाह किया था। ऐसा बोला जाता है कि कोई अटैक हो गया था सम्राट अशोक पर, उसमें बहुत घायल हो गए थे, तो इनकी देखभाल करी थी किन्होंने, श्री देवी ने, और बाद में फिर उन्होंने उनसे खुश होकर जो है शादी कर ली थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब ये दो कनेक्शन हो गए। अब देखो यहां पर जो असली चीज आएगी कि सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर स्तूप बनवाए हैं, स्तूपों का निर्माण करवाया है, इनसे रिलेटेड सभी प्रश्न जो जो हैं अपन सब देखेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश में जहां जहां इनके अभिलेख मिले हैं, है कि नहीं, इन स्थानों से संबंधित फैक्ट्स आप ये ध्यान रखना। आपको यहां पर मध्य प्रदेश में मौर्य वंश पढ़ना है, मौर्य हिस्ट्री नहीं, वो आएगी आपकी प्राचीन भारत में, है ना। तो ये दोनों के अंतर को समझना। बात को लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि हमको पूरा मौर्य वंश नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं अभी MP स्पेशल। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं स्तूप क्या होता है। अपन क्या देखेंगे कि मौर्य काल में कौन कौन से स्तूप मध्य प्रदेश में बने, चाहे वो किसी भी किंग ने बनवाए हो, है ना। तो सम्राट अशोक के सबसे ज्यादा हैं। आपको एक छोटी सी बात बनाता हूं, जैसे ऐसा बोला जाता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो सम्राट अशोक ने उनके क्रियाक्रम करने के बाद, गौतम बुद्ध के क्रियाक्रम करने के बाद
राख के हर एक कण के लिए एक बौद्ध स्तूप बनवाया था। तो ऐसा बोला था 84,000 बनवाए थे, 84,000। ये कई बुक्स में लिखी भी है बात। तो इसी कैटेगरी में मध्य प्रदेश में भी कई स्तूप बने। अब स्तूप का मतलब क्या? स्तूप क्या? देखो क्या होता है, वैसे तो ये पाली भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ढेर। ढेर समझते हो ना, राख का ढेर, लकड़ी का ढेर, ऐसा। वैसे इसका मतलब यूं है कि किसी व्यक्ति, बौद्ध धर्म का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके अवशेषों को रखने का स्थान है ना, सांची स्तूप है। तो ये सांची स्तूप का मतलब क्या कि यहां पर गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं या उनके शिष्यों के, है ना, गौतम बुद्ध के भी हैं सांची में, यह ध्यान रखना। तो स्तूप का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म के पवित्र व्यक्तियों के अवशेष रखे गए वो स्थान। तो पहले छोटा सा नोट कर लो, आपको याद रहेगा। लिखो, स्तूप से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों या पवित्र व्यक्तियों के अवशेषों को संग्रहित किया जाता है। चाहो तो एक छोटी सी लाइन और भी नोट कर लेना कि स्तूप शब्द किस भाषा का है? पाली भाषा। बाय चांस आपसे पूछ ले, ऐसे स्तूप हैं जो मौर्यकालीन है, कुछ आपको आइडिया बताओ कहां कहां पर है? ठीक है, लिखो। अब ये किस जिले में स्थित है? अब देखो, जितने भी स्तूप आएंगे ना, या जितने भी अभिलेख आएंगे, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना कि ये किस जिले में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। यदि अपन बात करें कि अभिलेख या स्तूप से सबसे पहला जो आज तक सबसे ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो यही पूछेंगे कि किस जिले में। तो सांची किस जिले में आती है? रायसेन। तो सांची का स्तूप लिखो, यह रायसेन जिले में स्थित है। और यह काफी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप, यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यहां पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को संग्रहित किया गया है ना। बारी बार एक एक लाइन करके लिखते चले जाना। सांची स्तूप, तो दो बातें काफी महत्वपूर्ण है जो आपको लिखाई, सबसे बड़ा स्तूप भारत का, और दूसरा क्या, कहां पर स्थित है? रायसेन जिले में। जिले का महत्व ज्यादा है ना। अपन आ जाते हैं वैश्य टेकरी स्तूप। वैश्य टेकरी स्तूप, नाम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है, यदि अपन बात करें सांची स्तूप में, तो किसके? गौतम बुद्ध के साथ में किसके? क्लास ऑन। चलो ठीक है ना यहां तक। अब अपन आते काय पर? वैश्य टेकरी स्तूप। वैश्य टेकरी स्तूप कहां है? कुछ आइडिया आपको? उज्जैन, बिल्कुल राइट, उज्जैन जिले में। और ये सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के कहने पर ही बनवाया था। बता दिया आपको आइडिया के लिए। मेन तो ध्यान रखना, वैश्य टेकरी स्तूप कहां है? उज्जैन जिला। फिर नेक्स्ट लिखो तुमेन, तुमेन स्तूप। हाँ, ये कहां है? कोई आइडिया? अशोकनगर। तुमेन, तुमेन स्तूप, तो ये कहां पर है? अशोकनगर। वैसे ये अभी बिल्कुल भी आपको देखने जाए तो मुश्किल ही है कि ये मिले। वहां पर बहुत ज्यादा ये खंडित अवस्था में है। आप इसे सर्च करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा इसका मिलना। वैश्य टेकरी काफी पुराने हो गए, है ना। चलिए, तो तुमेन का हो गया, अशोकनगर जिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, फिर अगला है देऊर कोठरा। देऊर कोठरा यह स्थित है रीवा में। देऊर कोठरा, रीवा। देऊर कोठरा का स्तूप कहां है? तो रीवा जिले में। हो गया पान गुडरिया स्तूप। पान गुडरिया, राइट, पान गुडरिया। अच्छा नाम है, मेरे ख्याल से आपको तो ये याद भी हो जाएगा, है ना। कहां है? सीहोर। पान गुडरिया स्तूप, सीहोर। और अपन आगे चलते हैं। सतधारा, सतधारा स्तूप कहां है? ये
रायसेन। सतधारा स्तूप कहां पर है? रायसेन में। नेक्स्ट, सोनारी स्तूप। सोनारी, ये कहां है? कोई आइडिया बताएं। अगेन रायसेन। ये दोनों कहां पर हैं? रायसेन जिले में। सही है। सांची स्तूप भी, सतधारा, सोनारी। हाँ, कसरावद स्तूप, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होना ही चाहिए। कसरावद स्तूप किस जिले में आएगा? कसरावद जिला नहीं है, खरगोन। कसरावद स्तूप खरगोन। वैसे आपने देखा है कसरावद? एक ही पर्सन ने देखा है बस। वहां पे आपने जैसे ऊन तरफ जाते हैं, देखा कितने सारे मंदिर आते हैं मेन रोड पर। वो तो आपने ऊन का ही बता दिया डायरेक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, आप खरगोन से यदि ऊन तरफ जाओगे तो रास्ते में ही काफी सारे पुराने प्राचीन मंदिर आपको दिखेंगे। एएसआई वाले उनको बनाते रहते हैं, काफी डैमेज हो चुके हैं। और ऊन में तो है ही 99 मंदिर। जब अपन हिस्टोरिकल प्लेसेस पढ़ेंगे तो ऊन का भी नाम आएगा। वहाँ 99 जैन मंदिर है, बेहद खूबसूरत, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वहाँ, है ना। मिक्स हो जाते हैं, जैसे खजुराहो में तो हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, ये मेरे देखे हुए जगह इसलिए बताया आपको। चलिए, कसरावत का हुआ, पान गुडरिया हो गया। चलिए अब लिखो मौर्य काल के अभिलेख। मौर्य काल के अभिलेख। अब पहले तो यह बात आती है कि अभिलेख का मतलब क्या? अभिलेख क्या हो गया? किसी पिलर के ऊपर लिखा गया, किसी चट्टान पे, किसी गुफा के अंदर, है ना। ठीक है यहां तक। अरे हाँ, गुफा से एक याद आ गया, सारू मारू लिखा है कि नहीं अपन ने अभी? लिखो लिखो सारू मारू, वापिस स्तूप में जाओ। क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे अभिलेख में, तो अपन सभी तरह के ले लेंगे। एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाली बात हो गई। ये बोल रहे जैसे शिलालेख। शिलालेख क्या? तो शिला मतलब क्या? कोई पत्थर, उसके ऊपर लिखा हो गया। अभिलेख क्या हो गया? प्रॉपरली कहीं बनाया हुआ, प्रॉपर एक पत्थर की चट्टान में से काट के और इसके ऊपर अपन ने कुछ जानकारी दी है। देखिए, शिलालेख, अभिलेख, ऐसे एग्जाम में सिर्फ आपको इसकी पर्टिकुलर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खंबे पे लिखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे। तो आप तो अभिलेख ऐसे समझ लो, ये सब उसके अंदर कवर मान लो, क्योंकि अपने लिए मेन तो ये कि कहां पर है और वो किस जिले में आता है ना। अभी जैसे अपन ने अभिलेख की बात करी थी, सॉरी स्तूप की बात करी थी, एक आता सारू मारू। तो सारू मारू में भी ऐसा है, ये लिख लो सीहोर जिले में लिखा है, लेकिन सीहोर भी लिखा हुआ है। और अभी जैसे मैंने देखा भी था विकिपीडिया वगैरह पे, तो उसमें सीहोर ही बताया है। तो सीहोर लेटेस्ट न्यूज के अनुसार क्या आ रहा है? सीहोर। वैसे मैंने सर्च करा, आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं, कई लोग बच्चे बोलते हैं शहडोल। अभी भी मैंने कई बुक्स में देखा था शहडोल शब्द लिखा था। आप अभी सीहोर लिख लें, ये अपना फाइनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। यह गुफाएं भी हैं, अभिलेख भी हैं, सभी बातें। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने अभिलेख पर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लिखो गुर्जरा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट। गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख कहां स्थित है? दतिया जिला, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। हाँ, यदि अपन सभी अभिलेख की बात करें तो गुर्जरा का वेटेज सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको सबसे पहले लिखाया। अब दूसरा लिखे हैं गुर्जरा के बाद रूपनाथ। रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख ऑनलाइन से बिल्कुल सही जवाब आया है। आप बताएं ऑफलाइन वाले? जबलपुर। रूपनाथ अभिलेख कहां पर स्थित है? जबलपुर में। लिखो भानपुरा अभिलेख। भानपुरा, भानपुरा अभिलेख मंदसौर। भानपुरा कहां पर है? मंदसौर में। ये हिस्टोरिकल प्लेस में आता है ना। फिर कसरावद अभिलेख, कसरावद
अभिलेख नेक्स्ट, इसके बाद कसरावद अभिलेख। तो कसरावद को तो मैं बता चुका हूं, कहां आएगा? खरगोन। खखई अभिलेख, खखई अभिलेख एंड सांची, सांची अभिलेख, खखई एंड सांची। तो आप समझ ही गए होंगे कहां है दोनों, रायसेन। एक और नेक्स्ट, करी तलई, करी तलई, करी तलई अभिलेख जबलपुर। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग अभिलेख के बाद, व्यापारिक शहर, मौर्य काल के प्रमुख व्यापारिक शहर। ये कौन कौन से थे और आज की तारीख में ये कहां पर है? कुछ आपको जानकारी कि मौर्य काल में से एमपी के से कौन कौन से शहर थे जो उस वक्त, सबसे पहले तो लिख लो विदिशा। उस वक्त इसका नाम भिलसा, बेसनगर, ये सब हुआ था। भिलसा, बेसनगर और विदिशा। तो लिखो विदिशा मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। विदिशा बहुत सारे राजाओं की राजधानी रहा है। ये सब दोनों जो हैं विदिशा के प्राचीन नाम हैं। राजनीतिक केंद्र था विदिशा मौर्य काल में। भिलसा एंड बेसनगर, भिलसा एंड बेसनगर, ये दोनों विदिशा के प्राचीन नाम है। और विदिशा का महत्व क्या था? महत्वपूर्ण जो है एक व्यापारिक केंद्र, राजनीतिक केंद्र, और जैसा कि आपको बताया कई सारे राजवंशों की राजधानी है ना। दूसरा लिखो ओंकारेश्वर, इसका प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती, महिष्मती, मंधाता, महिष्मती तो है ही, मंधाता ये मंदिर है वहां पे। काल में ये क्या था? सूती वस्त्रों का एक प्रमुख केंद्र। यहां पर कपड़ा उद्योग था काफी बड़े लेवल पे। यहां पर बहुत सारा कपड़ा उद्योग था, है ना। हाँ, कॉटन इंडस्ट्री, प्रमुख कपड़ा उद्योग, कपड़ों का व्यापारिक केंद्र था। आगे चलते हैं उज्जैन। उज्जैन के तो बहुत सारे नाम हैं, है ना। अवंती समझ लें आप अभी तो, बिल्कुल राइट है, अवंती वर्तमान में उज्जैन। तो प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र, इनमें मेनली यही क्वेश्चन आपका बनता है किस जिले में स्थित है ये। पहला नाम लिखो पद्मावती, पद्मावती। वो गलत बताया ना तो 3 चॉकलेट देना पड़ेगी भाई, 1 चॉकलेट। चलो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन वाले बोले पद्मावती प्रेजेंट टाइम में कहां है? पद्मावती ग्वालियर, ये ग्वालियर में। तो ये क्या मौर्य काल के एक प्रमुख शहर थे। एक और आता है एरण, एरण है ना। सत्य लेख मिलता है समुद्रगुप्त के एक सेनापति का। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य है सती होने का। बहुत सारी बातें हैं और ये गुप्त काल में भी मौर्य काल में भी काफी एक प्रमुख शहर था। चलिए अब नेक्स्ट लिखो। तो मौर्य वंश में इतना ही कुछ है, इनके अभिलेख, स्तूपों की लोकेशन जरूर याद रखना, है ना। फिर मौर्य डायनेस्टी अपन देखेंगे प्राचीन भारत में हिस्से में, कि वहां फिर पूरा डिटेल में पढ़ना है। एक छोटा सा और कर लेते हैं, लिख लो त्रिपुरी या तेवर। अब मध्य प्रदेश में शुंग वंश, है ना। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस या स्तूप वगैरह है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अब देखो शुंग राजा कब आए थे? मौर्यों के बाद। जब मौर्य राजा बहुत कमजोर हो गए तो फिर जो है पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना करी थी? शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो पहले तो यही लिख लो, लिखो शुंग राजाओं की राजधानी कौन सी थी? विदिशा। लिखो शुंग शासक अग्निमित्र, अग्निमित्र तथा मालविका, मालविका। शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका को आधार बनाकर
अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंगों को आधार बनाकर, प्रेम प्रसंग, शुंग शासक, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंगों को आधार बनाकर कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम ग्रंथ की रचना की गई है। अग्निमित्रम ग्रंथ की रचना की गई है। लिखो, अग्निमित्र ने सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। अग्निमित्र ने सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। तोरण द्वार, तोरण द्वार का मीनिंग समझे, फ्रंट गेट। ठीक है, आपने देखा भी होगा इसका फोटो कई बार। का निर्माण करवाया था। अच्छा जी बोल रहे कॉरिडोर आसपास में वेदिका बनवाई थी, है ना, लिख लो और चाहो तो, तथा वेदिका का निर्माण करवाया था। अब पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिख लो। शुंग शासक भागभद्र के समय पर, भागभद्र के समय पर यूनानी राजा, यूनानी ग्रीस, एंटीयोकस, यूनानी राजा, है ना, शुंग शासक भागभद्र के समय पर, हाँ यूनान का राजा सिकंदर, ग्रीस से आया था ना, ग्रीस। शुंग शासक कौन था? भागभद्र। इसके समय पर, है ना, यूनानी शासक, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में यूनानियों का भी शासन था उस वक्त। यूनानी शासक एंटीयोकस का राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस आया था। यह लाइन काफी महत्वपूर्ण है शुंग वंश में। शुंग किंग कौन थे? भागभद्र। और अपने दूत को किसने भेजा था? एंटीयोकस ने। हेलियोडोरस उस दूत का क्या था? नाम। क्योंकि उस वक्त क्या था, भारत के कई हिस्सों में यूनानी किंग भी थे। जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे ये सब नाम। अब इनका आना तो ठीक है, तो पहले तो यही लाइन ही एग्जाम में होती कि हेलियोडोरस किसका राजदूत था या किसके दरबार में आया था, दोनों बातें। अब यहां पर क्या हुआ, इसने बेसनगर में या विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी। गरुड़ स्तंभ देखो, हेलियोडोरस ने बेसनगर में, बेसनगर मतलब विदिशा में, गरुड़ स्तंभ, इसी को अभी आज की प्रेजेंट में बोलते हैं खाम बाबा। खाम बाबा स्तंभ आप समझ गए होंगे, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी, इसका नाम है खाम बाबा। और गरुड़ स्तंभ के किससे रिलेटेड है? भागवत धर्म, भागवत धर्म से संबंधित है। अब एक लाइन और लिख लो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो आपको बिल्कुल ऐसे फैक्ट लिखवाए कि यदि शुंग वंश में एमपी स्पेशल और शुंग वंश देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहीं की है। फिर थोड़ा आप क्या प्राचीन भारत पढ़ेंगे उससे भी कवर होगा, मात्र 1-2%। क्योंकि मेन तो ये अपन एग्जाम अभी एमपी स्पेशल देख रहे हैं, तो इसके बाहर तो कुछ जाने जैसा बचता नहीं है। एक और आती है, लिखो, शुंग काल में ही भारहूत स्तूप का निर्माण हुआ था। शुंग काल में ही भारहूत स्तूप का निर्माण हुआ था। भारहूत सतना जिला, काफी महत्वपूर्ण, हाँ आता है एग्जाम में।